देखिए आपका पुलिस एक्ट चल रहा था, उसमें आपका पैरा पढ़ाया जा रहा था उत्तर प्रदेश रेगुलेशन यानी कि विनियम 1861 में जो 554 पैरा था उसको आपको बताया जा रहा था। इसमें देखिए आपका कौन सा पैरा, अध्याय 14 भूमिका चलित है अध्याय 14 की। स- आज देखिए आपका अध्याय 14 संपत्ति की अभिरक्षा तथा उसका निपटारा बताया जा रहा था। यानी कि अगर कोई आपका बताया गया था कि अगर कोई लाबादा या बिना क्लेम के या बिना दावे की संपत्ति पुलिस पाती है तो उसका निस्तारण यानी कि उसका बयान कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए आपका जो रेशनलियस वस्तु होती है या जो स्वामी विहीन वस्तु होती है यानी कि जिस वस्तु पर कोई दावेदार नहीं होता उसके लिए तमाम नियम आपका जुरिस्प्रूडेंस से जो पिछली बार भी आया था जे में, एविडेंस से, कॉन्ट्रैक्ट से, आपका आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस एक्ट की धारा 25, 26 तथा 27 बताई जा चुकी थी। यानी कि अगर कोई लाबादा संपत्ति और एक उदाहरण भी मैं बताया था, वाहन का उदाहरण बताया था, तो ऐसी दशा में देख लीजिए कोई है क्या। ऐसी दशा में आपको ये देखना है कि आपका जो संपत्ति है उसके बारे में डिटेल प्रावधान, ऐसी संपत्ति के बारे में आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861 के अध्याय 14 में भी किया गया है। अब क्या क्या डिटेल प्रावधान है, तो पैरा 165 बताती हैं कि पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई संपत्ति के निपटारे को शासित करने वाले नियम क्या हैं। तो आपका कह सकते हैं कि इसमें सामान्य बात देखी जाती है और वह सामान्य बात यह है कि अगर पुलिस किसी भी संपत्ति को आपका कह सकते हैं कि लावारिस संपत्ति को अपने कब्जे में लेती हैं तो एक तो जीडी में उसको दर्ज करेगी, दूसरा उसका लिस्ट बनाएगी और लिस्ट बनाकर किसको भेज देगी, जिला के मजिस्ट्रेट को, और जिले के मजिस्ट्रेट या डीएम के निर्देशों के अनुसार उसका क्या करेगी, बयान, और आपका संपत्ति को सुरक्षित रखेगी। तो किसका इंतजार करेगी आदेश का, डीएम या जिला मजिस्ट्रेट। ये आपको बताया गया था, शॉर्टकट में देखना है, पूरा कहानी नहीं पढ़नी है। इसके बाद आ जाइए पैरा 166 देखा जाए, कम चांस है जो संपत्ति पाई गई है उसको मालखाने में रखा जाएगा। यानी कि जो भी प्रॉपर्टी मिली है अगर मालखाने में रखने लायक है तो मालखाने में रखा जाएगा, नहीं रखने लायक है तब कहीं अन्य भी रखा जा सकता है। जैसे कि आपका जानवर उनवर हैं तो कहाँ से मालखाने में बंद किए जाएंगे, बम वम मिल गया इत्यादि, ये सब नहीं बंद किए जाते। अगला देखिए आपका सदर मालखाने मोहरीर के कर्तव्य 167 में है, कम चांस है भी। यानी कि आपका मालखाने का एक मोहरीर होगा जो आपका क्या करेगा, संपत्ति कितनी आई क्या सब रोज चेक करेगा और आपका रिकॉर्ड भी रखेगा। इसके बाद आपका संपत्ति के निस्तारण में लोक अभियोजक का उत्तरदायित्व 168 भी बता दिया गया था। 168 ए पुलिस द्वारा बरामद किए गए अवैध हथियारों और शस्त्रों का निस्तारण, यहाँ क्वेश्चन बनता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पैरा 168 ए या क, हाँ? वही जो गोला बारूद और गोला वाला फेंका जाता है जो आग निकलती हैं आपका, जैसे कि वही आपका मान के चलिए गोला वाला इत्यादि, हाँ तोप वोप। देखिए भाई आपका अगर पुलिस ने
आपका कोई शस्त्र या अस्त्र बरामद किया है, गोला बारूद बरामद किया है और न्यायालय निर्णय देता है, तो निर्णय के पश्चात नष्ट करने का आदेश देता है, तो एक वही कमेटी पूछी जाती है कि एक कमेटी बनेगी जिसके समक्ष ये सब क्या किया जाएगा, निस्तारण। कमेटी में कितने लोग रहेंगे ये पूछा जाता है, 3 लोग। आपका डीएम साहब रहेंगे या डीएम द्वारा नॉमिनेट एसडीएम रहेगा, दूसरा एसपी या एसपी द्वारा नॉमिनेट कोई डीवाईएसपी, और तीसरा डीएम द्वारा नॉमिनेट या मनोनीत या नामित एक सम्मानित व्यक्ति रहेगा। और इन तीनों लोगों की उपस्थिति में जो अस्त्र शस्त्र गोला बारूद बरामद हुआ है उसको क्या किया जाएगा, नष्ट। ये क्वेश्चन आता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपका पिछले लेक्चर में भी ये बताया गया था, यहाँ तक पढ़ाया गया था। इसके आगे देखिए भाई, 169 मालखाना संपत्ति के बारे में लोक अभियोजक का क्या कर्तव्य है, तो मजिस्ट्रेट को जानकारी दें। इसके बाद आपका इधर जो पूछा जाता है, मजिस्ट्रेट के न्यायालय से संलग्न पुलिस अधिकारी के कर्तव्य छोड़ दीजिएगा। 172 आयुध आपका, हाँ 173 फिर आपका आयुधों के थाने में जमा होने पर थाना प्रभारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हथियार है वह थाने के मालखाने में जमा किया गया है, तो थाना प्रभारी का क्या कर्तव्य है कि उसको अच्छे से आपका देख रेख करते रहें, उस वस्तु या संपत्ति या हथियार की लावारी छोड़ दें कि लेकर कोई भाग जाए, देख रेख करें। और अगर वहाँ से, कल भी बताया गया था, अगर वहाँ से ये आपका हथियार इत्यादि जो जमा कराया गया है अगर गायब हो जाता है, तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी और ऐसा हथियार का लाइसेंसी व्यक्ति राज्य सरकार से क्या पा सकता है, मुआवजा। अभी आपका एक उदाहरण भी बताया गया था, अभी प्रयागराज मैंने निकला भी था पेपर में कुछ महीनों पहले, एक व्यक्ति अपना लाइसेंसी रिवाल्वर थाने में जमा किया, तो थाने से वो रिवाल्वर गुम हो गया, तो वह हाई कोर्ट में मुकदमा किया और 1.5 लाख रुपया हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इन्हें मुआवजा दिया जाए, क्योंकि राज्य के सेवकों की गलती के कारण क्या हुआ है, और उपेक्षा के कारण, नेग्लिजेंस के कारण ये कार्य हुआ है। तो क्या राज्य के सेवकों की गलती के लिए राज्य से मुआवजा वसूला जा सकता है कि नहीं, वसूला जा सकता है। इस प्रकार ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। अगला ये विशेष अपराध, स्पेशल क्राइम्स देखा जाए भाई। विशेष अपराध में आपका कम 1 या 2 क्वेश्चन बनने के ही चांस रहते हैं, वैसे कम चांस बने कम बने हैं क्वेश्चन इस चैप्टर से। तो अध्याय 15 देखा जाए, देखिए भाई अध्याय 15 विशेष अपराध है। आपका सेक्शन आपका 174 से लेकर और आपका जो सेक्शन है 185। आइए इसमें जो 2 या 3 पैरा मुख्य मुख्य पढ़ने रहते हैं, पूरा नहीं पढ़ना रहता है। 174 देखा जाए, डकैती लूट की घटना के बाद थाना प्रभारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही। इसका मतलब कि अगर डकैती होती है, लूट होती है, यानी कि आपका डकैती या राबरी होती है, तो जो थानेदार साहब हैं वह क्या कार्यवाही करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो आप लोग भी जानते हैं कि अगर राबरी हो गई या डकैती हो गई, तो पहले तो इसकी परिभाषा देख लीजिए, कुछ सेक्शन आपका जान लेना है कि राबरी या लूट को आईपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया है, 390 390। और आपका डकैती को आईपीसी के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो 391 यानी कि 391। इसमें भी आपका सामान्य बात ही जाननी है कि अगर आपका डकैती हो जाती है
लूट होती है कहीं, तो ऐसी दशा में थाना प्रभारी का यह कर्तव्य है कि तुरंत उस ओर मूव करें और आम लोगों से पता करें कि लुटेरे या डकैत किधर भगे हैं। आसपास के थानों को सूचना दें, आसपास के जिलों को तत्काल सूचना दी जाए और आपका उनका पता लगाकर उनका क्या किया जाए, पीछा, ये शीघ्र पीछा किया जाए ताकि ऐसे लुटेरे और डकैत क्या किए जा सकें, पकड़े जा सकें। ये थानेदार का कर्तव्य है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका किस पैरा में ये कर्तव्य है कि आसपास के जिलों में भी सूचना दीजिए, तो आपका 174 और तेजी से कार्य करिए, उस ओर जाइए, पता करिए लोगों से, जितने सूचना तंत्र हैं सक्रिय करिए और सबसे पता करके जिधर लुटेरे या डकैत भागने की संभावना हो उस ओर तेजी से आप जाइए। ये नहीं कि गधे के चाल से नहीं, आपका मैंने खच्चर की चाल से नहीं, किस चाल से महक जी? हाँ, देखिए बता दी। अब आगे बैठे हैं तो कुछ आशा की जाती है कि क्या करेंगी ये, बताएंगी, और बता देना तो खच्चर न गधा, बल्कि क्या, वो भी कहाँ का घोड़ा, काबुल का। देख रहे हालात आपका। अगला देखिए भाई, व्यवसायिक विस्करण की घटना होने पर कार्यवाही 175 में है। आपका कह सकते हैं कि व्यावसायिक विस्करण का मतलब ये हुआ कि बहुत व्यापक पैमाने पर लोगों को विष देकर मारा जा रहा है। ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि थाना प्रभारी को आपका सूचना देनी चाहिए, आपका एसपी साहब को, और एसपी साहब को सूचना दे और आपका देखे कि ये आपका जो है कि कहाँ से ये आपका विष उत्पन्न हुआ है। यानी कि अगर किसी अनाज में ही जहरीला हो गया, पानी जहरीला हो गया, कुआं जहरीला हो गया, और कई लोग पीओ के क्या हो गए, मर गए, भाई वो पुलिस का कर्तव्य है कि पता लगाए कि ये जहर कहाँ से आया। यानी कि ये किसका कर्तव्य है, पुलिस का। ये भी कम चांस है। लेकिन अगला जो आपका है 176 जो आपका है, ये महत्वपूर्ण पैरा है। बालक या बालिकाओं के गायब होने की सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही। यानी कि अगर कोई बालक, देखिए इसको बेरक से पढ़ाएंगे, कुछ चीज़ें जो छोटी हैं उसको सामान्य तौर पे जानिए, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको पूरी तरह जाननी है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बालक या बालिका गायब हो जाती हैं तो पुलिस को क्या करना चाहिए, तो आप देख ही रहे हैं, पहले नियम जानिए कि अगर कोई बालक या बालिका गायब हो जाती हैं तो उनका शोषण ही ज़्यादा होता है और लाखों बच्चे देश से गायब हैं, कोई पता करने वाला नहीं है। तो मैं बता दूं, आपका इनको भेजा कहाँ जाता है, एक तो मानव अंगों की तस्करी होती है, तो इनका अंग निकाल कर क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है। दूसरा, आपका वेश्यावृत्ति में झोंक दिया जाता है लड़कियों को छोटे पर से ही, आपका ये दूसरा। तीसरा, विदेश पार्सल कर दिया जाता है। और आपका चौथा, हाथ पैर तोड़कर या काट कर छोटे से ही कह दिया जाता है कि भीख मांगो, और क्या करते हैं बच्चे, छोटे से ही भीख मांगते हैं। अतः पुलिस को ऐसे मामलों में बहुत सतर्कता बरतते हुए कार्य करना चाहिए, क्योंकि बालकों का शोषण ज़्यादा आम तौर पे हो सकता है और होता भी है। आपका बिहार से लेकर और यूपी से लेकर तमाम राज्यों में आप मने देख सकते हैं कि जो बालकों का संरक्षण गृह है, वहीं जो संरक्षक हैं वहीं दुराचार इत्यादि करते हैं। और ये मामला ज़्यादा उठा बिहार से और पूरे देश में छापा पड़ा, तो बैठे हो, पूरे देश में ये देखने को मिला कि ऐसे बालक बालिकाओं को अवैध धंधों में लगाया जा रहा है। अभी बिहार में बहुत उछला था मामला,
जहाँ की बालकों को गाड़ दिया जाता था, तो तमाम चीज़ें। तो अगर बालक बालिका गायब होती हैं तो क्या नियम है? ये पैरा किसमें बताया गया है? 176। देखिए, जब 14 वर्ष की आयु के अंदर के किसी लड़के, हाँ एज भी याद रखना है, लड़का हो तो कितने से कम हो? 14 साल का। और लड़की हो तो कितने से कम हो? 16 साल। यानी कि पारा 176 का नियम कब लागू होगा? एज लिखी गई है। आपका लड़के के मामले में 14 से कम एज हो और लड़की के मामले में 16 वर्ष की आयु के अंदर लड़की के लापता होने की रिपोर्ट की गई है और परिस्थितियां व्यपहरण, व्यपहरण मतलब किडनैपिंग, किडनैपिंग माने बालकों की चोरी। तो बताइए, अब तुरंत आपका जोड़ते रहिए। व्यपहरण को आईपीसी में आपका व्यपहरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। आईपीसी का कौन सा सेक्शन? 359। को भारत में से व्यपहरण 360 और विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यपहरण आपका 361। इस धारा में आईपीसी के व्यपहरण का मतलब कि गार्जियन की सम्मत के बिना, वहाँ एज 18 साल है। अगर लड़का है तो 16 साल से कम, लड़की है तो 18 साल से कम, और गार्जियन की सम्मत के बिना क्या किया गया है? ले जाया गया है, भगा ले गया है, फुसला ले गया है, बहका ले गया है, तो ये क्या माना जाएगा? किडनैपिंग, बाल चोर या व्यपहरण। बालकों की चोरी होती है सामान्य अर्थ में। यानी कि अगर ये परिस्थितियां बता रही हैं कि व्यपहरण की ओर परिस्थितियां संकेत कर रही हैं, तो थाने का प्रभारी अधिकारी पड़ोसी थानों को सूचित करेगा और एसपी को यानी कि अधीक्षक साहब को अल्पवयस्क की हुलिया भेजेगा, जिसके साथ में ऐसी सूचना होगी जो ऐसी दिशा से एकत्र की गई हो जिसमें बच्चा संभाव्यतः गया है, तथा ऐसे संदिग्ध व्यक्ति की हुलिया भी होगी जो ऐसे व्यक्ति को ले गया है। एसपी ऐसी कार्रवाई करेगा जिसे वह ऐसे बच्चे की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम समझे। गांव के चौकीदार को किसी अल्पवयस्क के लापता होने अथवा आपका लापता होने अथवा किसी अपरिचित अल्पवयस्क के आने की सूचना थाने में देने के लिए अनुदेश देना चाहिए कि गांव से कोई लापता हो गया बच्चा, तो आप कहाँ दीजिए? नया बच्चा आ गया घूमते हुए, तो थाने में दीजिए। यानी कि कुल मिलाकर ये रहा सार। अब देखिए कि अगर लड़का है तो 16 साल से कम है, लड़की है तो नहीं, लड़का है तो 14 से कम, लड़की है तो 16 से कम, आपका लापता होने की थाने में रिपोर्ट दी जाती है और थानेदार को कंडीशन ऐसी लगती है कि इसका लग रहा है कि किडनैपिंग हुआ है, तो थानेदार साहब जितने मुखबिर हैं सबको लगा दें, तुरंत एसपी को सूचना दें और बच्चे का हुलिया या बच्ची का माने उसका आपका हुलिया क्या पहने था, कैसा रंग था, कितना लंबाई, सब। और आपका अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखा है तो उसकी हुलिया भेजें और हर एक जगह आसपास क्या करें, थाने में और जिलों में सूचना तत्काल दें। तो तत्काल अगर जैसे ही बच्चे लापता होने की सूचना मिले और पुलिस तत्काल सक्रिय होकर और आपका आसपास के जिले में भी पुलिस सक्रिय होकर एकाएक वाहनों की चेकिंग करने लगे, तो बच्चा को भगाना मुश्किल है। तो वही है कि पुलिस सुस्त पड़ जाती है तो अपराधी क्या हो जाते हैं? चुस्त। भाई मान लीजिए प्रयागराज से कोई बच्चा गायब हुआ, तो पुलिस चाहे तो पूरा थोड़ा भले मेहनत करनी पड़े, पुलिस के पास स्रोत हैं, आपका बच्चा खोज ही लेगी चाह दे, तो इसमें कोई शक नहीं है। पूरा जिले की शिलाएं माने सीमाओं पर तैनाती दूसरे जिलों, यानी कि 1 घंटा में व्यक्ति कहाँ, 1 घंटा पहले सूचना मिली तो 1 घंटे में वह कितना गाड़ी चला सकता है वाहन, वहाँ तक क्या करिए आपका हरेक आपका वाहन में
मैंने हर एक जगह व्हाट्सएप से फ़ोटो भेजिए और हर एक जगह चेक इन बैठा दीजिए, तो देखिए बच्चा या तो भाई मार कर फेंक कर भाग जाएंगे या मिल जाएगा। लेकिन यही काम पुलिस नहीं करती। जब 4-5 दिन हो जाता है, पहले तो बच्चा अगर किसी की लड़की गुम हो गई तो देखिए क्या करते हैं, कई जगह ये मामला है। अगर मान लीजिए किसी की 14 साल की लड़की है, किडनैपिंग हो गई, 2 घंटे बाद उसे मने नहीं आई लड़की घर, स्कूल या कहीं से, तो लोग थाने पर जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो थानेदार से आग्रह करते हैं कि खोजिए, तो कई थानेदार ये कहते हैं कि किसी के साथ फरार हो गई होगी, क्या मैं खोजता रहूं, यही काम है कि तुम्हारी लड़की सहमत से भाग गई तो मैं खोजूं। और 4 दिन बाद पता लगा कि लाश मिली और आपका तब थानेदार साहब सस्पेंड हुए, तो इतना ही थानेदार साहब सक्रिय हो जाते तो भाई अपराध क्या हो जाते, कम। ये जाकर कई जगह ये मामला आया कि थानेदार पहली नज़र में डांट डपट कर क्या करते हैं, भगा देते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि पुलिस का भी जिम्मेदारी बनाते हुए एक नया कानून पुलिस एक्ट क्या किया जाए, यूपी में बनाया जाए, ताकि पुलिस की जिम्मेदारी हो कि हमने सूचना दिया तो पुलिस ने उपेक्षा बरता तो उसको भी दंडित किया जाए। आइए, आपका 176 के बाद 177 भी महत्वपूर्ण है। पशुओं को विष देने का पता लगाने का तरीका एवं विसरा से संबंधित कार्यवाही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पशु हैं और विष दिया गया है, पशु विष से मर रहे हैं, तो ऐसी दशा में या पशुओं की बीमारी हो रही है और पशुओं की मृत्यु दर क्या हो गई है ऊंची, तो आपका भाई ऐसी दशा में आपका किस बीमारी से इतने जानवर मर रहे हैं, आपका कह सकते हैं कि ये देखा जाना चाहिए। कहीं ये तो नहीं है कि चमड़ा पशुओं के चमड़ा खरीदने वाले आपका विष मिला दिए हों और ताकि जानवर मरें, तो वह चमड़ा खरीद कर क्या बना, चमड़ा खरीद कर ले जाएं, ये भी देखना पड़ता है। और आपका जो पशुओं के डॉक्टर हैं, उनको पशुओं का विसरा भेजना चाहिए और ये जांच की जानी चाहिए कि पशुओं की इतनी मृत्यु क्यों हो रही है। अगला देखिए भाई, आपका ये 178 पशुओं को विष देने के सामान्य तरीके की जानकारी भी पुलिस को होनी चाहिए कि पशुओं को जहर कैसे दिया जा सकता है, ये भी छोड़ दीजिए। अब 179 पशु चोरी की रिपोर्ट लिखने की प्रक्रिया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर पशुओं की चोरी होती है तो इसके लिए आपका कह सकते हैं कि क्या क्या नियम हैं और थानेदार को क्या किया जाना चाहिए। इधर से एक दो पैरा से आ सकता है क्वेश्चन। आपका 179 पैरा देखिए कि पशु चोरी की रिपोर्ट लिखने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो अगर पशु चोरी की रिपोर्ट की जाती है तो ऐसी दशा में एफआईआर लिखना बाध्यकारी है, यानी कि विवेक नहीं है, बल्कि पुलिस बाध्य है कि पशुओं की चोरी के मामले में आपका क्या किया जाए, एफआईआर दर्ज किया जाए और दर्ज करके आपका कह सकते हैं कि विवेचना की जाए, तफ्तीश की जाए। तो पशुओं के चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज करना बाध्यकारी है और अन्वेषण करना, यानी कि कौन चोरी किया है, पशु किधर ले जाया गया है, इसका भी पता लगाना बाध्यकारी है कि विवेक है दरोगा जी का, बाध्य। भले आदमी की चोरी, यानी कि आदमी व्यक्ति के भी अपहरण में दरोगा जी क्या रहें, थोड़ा शांत रहें, लेकिन पशु चोरी में हर हाल में क्या करें, विवेचना करें, ये नियम है भाई।
पशुओं की चोरी चल रहा कि एफआईआर जरूर दर्ज होगी, तब तक देखिए महक जी, कितना ये महत्वपूर्ण चैप्टर है कि पशु एक आ ही गया। मैंने बिल्ली की भी चोरी होती है। देखिए भाई, आपका बहुत महत्वपूर्ण है पशुओं की चोरी के मामले में, घंटी वाला उदाहरण भी चलेगा। आपका अभी आएगा नियम, घंटी बजाते रहिए, चोर कैसे सक्रिय रहते हैं। तो पैरा 179 बताता है कि पशु चोरी की रिपोर्ट लिखने की प्रक्रिया, तो रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, हुलिया हुलिया दर्ज करिए। इसके बाद 180 पैरा कहता है कि अगर पशु चोरी हुई है तो विवेक नहीं है थानेदार का, बल्कि बाध्य है कि वह अन्वेषण करें, तफ्तीश करें, चोरों का क्या करें, पता लगाएं। अब 181 पशुओं की चोरी के मामले में आपका कह सकते हैं कि सामान्य निर्देश। तो देखिए, जब आपका अब जनरल बातें बताई गई हैं कि अगर किसी इलाके में पशुओं की माने किसी जगह पशु की चोरी होती है, तो आपका चोर भी सतर्क रहते हैं। ब्लॉक निर्देश पुलिस को दिए गए हों कि ऐसा करिएगा, वैसा करिएगा। इतना पुलिस कर देती तो ये घंटी बजाने वाले चोर क्या होते, गिरफ्तार। बहुत निर्देश ज़्यादा है, उतना पढ़ना नहीं है, सार पढ़ना मैंने मुख्य रूप से इसमें। देखिए, आपका चोर भी काफ़ी आपके सक्रिय रहते हैं, चालाक रहते हैं, चतुर रहते हैं, तभी तो पुलिस से बचे रहते हैं। तो वह करते क्या है, मान लीजिए कि दो चोर गए, तो पहले जाकर भैंस का एक चोर घंटी काटेगा, जो गले में घंटी रहती है। जैसे कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो बिल्ली नहीं, भैंस है। और भैंस के गले में घंटी पहले से ही क्या है, स्वामी ने बांध रखी है। तो सबसे पहले चोर क्या करेगा, जाकर घंटी काट देगा। एक चोर घंटी बजा थोड़ा दूर जाने के बाद घंटी बजाना शुरू करेगा, पूरब भगेगा, और दूसरा चोर भैंस लेकर पश्चिम भगेगा। गांव के लोग ये समझेंगे कि घंटी पूरब माने बज रही आवाज आ रही है, तो भैंस भी चोर कहाँ लेकर जा रहे होंगे, पूरब। और गांव के लोग लाठी डंडा फरसा जो भी मिलता है दौड़ जाते हैं। और जब जैसे ही देखता है पूरब वाला कि गांव के लोग अब नजदीक आ रहे हैं, तो घंटी फेंक कर और वहां से 9 2 11 फरार हो जाता है। और गांव के लोगों को भैंस नहीं मिलती, क्या मिलता है, घंटी। और भैंस तो गई पश्चिम और घंटी केवल मिली। उसी प्रकार आपका राजनीति में भी शुद्ध रूप से जोड़ा जाता है। धर्म, जाति, संप्रदाय, ये सब अल्लाह, राम, हमारे बजरंग बली तो तुम्हारे अली, ये सब घंटी हैं। इस समय देख ही रहे हैं, हमारे भीम तो तुम्हारे भीम, तो हमारे पटेल तो तुम्हारे पटेल, तो हमारे नेताजी तो तुम्हारे नेताजी, ये सब क्या हैं, घंटी। और देख रहे हैं नेता कितनी घंटी बजा रहे हैं। वास्तविक जो मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, आपका बेरोजगारी का मुद्दा, ये बिजली का मुद्दा, पानी स्वच्छ का मुद्दा, रहने का मुद्दा, ये सब मुद्दे गायब हैं। और घंटी वाले मुद्दे क्या हैं, तो चुनाव में नेता घंटी बजाते हैं, आम जनता उसी घंटी के पीछे क्या है, पागल हैं, मतवाली हैं। जाकर देखिए, जो भी रैली हो रही है, एकदम अंधाधुन रैलियों में लोग क्या हो रहे हैं, जैसे कि एकदम मतवाला हाथी होता है, इधर न उधर। उसी प्रकार लोग अपने अपनी पार्टी की रैलियों में जा रहे हैं, अधिकार भी हैं, लेकिन आपका वही है कि घंटी बजाया जा रहा है नेताओं द्वारा, और ये पीछे से घंटी के पीछे भाग रहे हैं। 10 मार्च को घंटी बजाना सब क्या कर देंगे। और उसके बाद आपका देखिए आगे भाई आपका, तो पशुओं के चोरी के मामले में एक तो पशु के स्वामी से पूछताछ करनी चाहिए, हुलिया पता करना चाहिए। इसके बाद आपका आसपास के थानों को और आसपास के जिलों को सूचना देनी चाहिए कि ऐसा ऐसा पशु था, ये गायब हुआ। तो आपका यहाँ भी विभेद किया जाता है भाई। विभेद ये किया जाता है कि अगर बड़े लोगों के जानवर चोरी होते हैं, यानी कि अगर बड़े लोगों की बिल्ली भी चोरी हो गई, तो पूरा हेलीकॉप्टर से खोद डालेगी पुलिस। और हमारा आपका बच्चा गायब हो जाए, तब भी 4 बार दौड़ाएगी थाने पर, और डांट के 4 बार क्या करेगी, भगाएगी।
यहाँ भी अनुच्छेद 14 का क्या होता है, खुलेआम उल्लंघन, यानी कि समता के अधिकार का। उदाहरण भी विद्यमान है। आजम खां की भैंस चोरी हुई तो पुलिस रात भर हेलीकॉप्टर से खोजी, खोज ही ली। तत्पश्चात एक अभी बने प्रयागराज में ही एक व्यक्ति का मुर्गा चोरी हो गया था, तो गया मुख्यमंत्री के एप्लीकेशन दे आया कि पुलिस एफआईआर ही दर्ज नहीं कर रही है। जब आजम खां की भैंस पुलिस खोज सकती है तो हमारा मुर्गा क्यों नहीं। यानी कि इसका मतलब कुल मिलाकर हुआ कि भाई समता के अधिकार का क्या होना चाहिए, पालन। भाई आम आदमी है तो उसकी भी तो सुनी जाए, कि केवल बड़े लोगों को सुना जाए। वहीं घंटी वाली कहानी, बड़े लोग घंटी बजा देते हैं पुलिस के सामने तो पुलिस पगुरा जाती है। जैसे कि आपका भैंस के आगे बीन बजाए भैंस चली पगुरा, सुने हैं ना। ना है तो भाई बता दीजिएगा, क्योंकि और लोग जिनको नहीं आता वो एक बार इशारा करता है। अब आगे देखिए, अब तो पशु चोरी करा देंगे। एफआईआर लिखना विवेक है कि बाध्यकारी। चलिए ठीक है भाई। अब आइए, क्षेत्र या हल्का निरीक्षक के कर्तव्य, यानी कि आपका कह सकते हैं कि जो सीओ साहब होंगे, यानी कि सर्किल अफसर, उनका क्या कर्तव्य होगा। तो आपका जो भी पशु चोरी के लिए बदनाम है उनकी क्या बना लें, एक लिस्ट बना लें, हिस्ट्री शीट, कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो कई बार चोरी के जुर्म में क्या किए हैं, पकड़े गए हैं। हिस्ट्री शीट रखी जाएगी। इसके बाद चोरी किए गए पशु का पता लगाने के लिए कांस्टेबल नियुक्त किया जाएगा कि जाकर गांव-गांव खोजो। और अंतिम में थाना प्रभारी द्वारा पशु विक्रय रजिस्टर की जांच करना 185। तो 4-5 पैरा महत्वपूर्ण था इधर। अब आ जाइए अध्याय 16, अपराधी जनजातियां, विदेशी और आवारागर्द, यानी कि आपका अपराधी जनजातियां, फिर विदेशी यानी कि फॉरेन, और आवारागर्द यानी कि आवारागर्द के बारे में अध्याय 16 में है। आपका पैरा 186 से लेकर 189। याद रखिए भाई, कहाँ से कहाँ तक है पैरा, आपका 186 से लेकर 189 तक। इसमें आपका पूछा नहीं जाता। आगे चला जाए, अध्याय 17 चला जाए, गश्तें और घेराबंदियां, यानी कि अब गश्त करिए। हाई कोर्ट वही, हाँ। अब पढ़ेंगे कि क्या करेंगे, कौन जानता है भाई। मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। हाँ, कई बार फोन कर चुके, कब आएंगे। देखिए भाई, आपका अध्याय 17, गश्तें और घेराबंदियां, यानी कि आपका अपराधियों की घेराबंदी कैसे की जाएगी, और गश्त सड़क पर कैसे अ, गश्त कैसे लगाई जाएगी, गश्त करने के नियम, और आपका घेराबंदी। तो आप नाकाबंदी सुने होंगे। नाकाबंदी का मतलब ये होता है कि चारों तरफ से क्या कर लिया जाए, थल जल इत्यादि से घेर लिया जाए। नाकाबंदी आप फिल्म भी देखी है ना, देखते हैं ना फिल्म, नाकाबंदी फिल्म भी बनी है। नाकाबंदी का मतलब कि चारों तरफ से क्या कर लिया जाए,
तब इस पैरा में ये बताया जाएगा कि जब चारों ओर से घेरना हो तो कैसे अपराधियों को घेरा जाएगा और गश्त करना है, जैसे ग्राम चौकीदार करता है गांव में, जागते रहो जागते रहो। अभी भी मैंने अपने लोग सोए रहे हैं, लेकिन ये कहते रहता है कि जागते रहो। ये कहना चाहिए कि सोते रहो से सोते रहो, मैं जाग रहा हूँ, तुम्हारी क्या कर रहा हूँ रक्षा। तो कहता है जागते रहो। अरे भाई, रात भर आदमी जागेगा तो सोएगा कब? मैंने वो अलग बात है। इसी प्रकार आपका मैंने कानून में भी जुरिस्प्रूडेंस में पढ़ाया जाता है, जब दंड का नियम पढ़ाया जाता है तो उसमें भी है कि राजा सो गए रानी सो गए सब प्रजा सो गई, लेकिन जो ये दंड का भय है, जो ये आपका सजा का भय है, इसी कारण से ही चोर उचक्के इत्यादि अपराध से अपराध करने से डरते हैं। और यही भय समाज से निकल चुका है, इसीलिए अपराधों में क्या आ गई है बढ़ोतरी। जब तक समाज में भय पैदा नहीं होगा कि हम अपराध करेंगे तो कार्यवाही की जाएगी, तब तक मैं बता दूं अपराध दिन दूना रात चौगुना क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। भाई, 1 मिनट भाई, मिल ले तब आपको पढ़ाते हैं, नहीं तो 1 मिनट में आ रहे हैं तब आपका
देखिए आपका भाई अब गश्त कराया जाए और घेराबंदी, इसमें जो पूछा जाता है कि आपका गश्त के नियम क्या हैं। माने एक जो आपका क्वेश्चन बनता है गश्त के नियम, तो हम बताएंगे। और घेराबंदी जब की जाएगी तो कम से कम कितने पुलिस वाले मिलकर घेराबंदी करेंगे, यानी कि नाकाबंदी कहिए। तो ऐसी दशा में अब इसको थोड़ा पैरा वाइज अच्छे से देखिए, यहाँ से नियम ही ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए भाई, आपका अध्याय 17 में गश्तें और घेराबंदियां हैं। आपका पैरा 190 से लेकर आपका जो पैरा है 195। देखिए आपका 190, देखिए सड़क पर गश्त लगाने के नियम। निम्नलिखित नियम सड़कों के फेरे लगाने को प्रशासित करेंगे। गश्त लगाने को प्रशासित करेंगे तो साधारणतया सिविल पुलिस नियुक्त होगी। सशस्त्र तथा अश्वरोही माने घुड़सवार पुलिस विशेष परिस्थितियों में प्रयोग की जा सकेगी। 6 ग्राम के चौकीदार यानी कि आपका प्रयोग नहीं किए जा सकते। आपका दूसरा नियम है कि जहां सड़कों के नियमित रूप में फेरे लगाने के लिए कांस्टेबल बचाए जा सकते हैं तो प्रत्येक थाने का प्रभारी अधिकारी नित्य एक शब्द मौखिक वचन के रूप में चुनेगा और उस दिन की जीडी के प्रारंभ में उसे लेखबद्ध करेगा। वह कागज की पर्ची पर अपने हस्ताक्षर के ऊपर शब्द लिखेगा जिसे वह गश्त करने वाले को देगा और जीडी में संकलन कर लेगा जिसे वह मुख्यालय में भेजेगा। किसी भी सार्वजनिक कर्तव्य का लाभ गश्त की सुविधा के लिए लिया जा सकता है, केवल कैदियों और खजानों के रक्षकों को छोड़कर। यानी कि एक कम चांस है पूछने का। अगला देखिए आपका 191 सड़क गश्ती दल के कर्तव्य। तो कर्तव्य क्या है आपका? सड़क गश्ती दल है तो क्या करे? अपना देख रेख करता रहे, कोई बेवजह दखल न करे, सड़क न जाम करे। और क्या कर्तव्य है? सड़क भाई यही तो कर्तव्य है, पेट्रोलिंग करिए कहीं जाम न हो। आपका एक्सीडेंट हो गया तो रास्ता खाली कराइए, अस्पताल पहुंचाइए। और क्या? आपका 192 पैरा टेलीग्राफ के तांबे के तारों को काट दिए जाने पर कार्यवाही। तो ये चूंकि आपका ये भी छोड़ दीजिए, 193 भी छोड़ दीजिए। आपका 194 महत्वपूर्ण है, 195। यानी कि अगर दो धा पैरा आप तैयार रखें तो काम चल जाएगा। जो पूछा जाता है आपका 194 पूछा जा सकता है और 195, दो ही पैरा पढ़िएगा। देखिए आपका 194 गश्त लगाने की 6 फेरों की पद्धत। तो पहला ये दे सकता है कि गश्त लगाने की पद्धत क्या है, 4 फेरों की, 5 फेरों की, 6 फेरों की। तो आप क्या कहेंगे? 6 बीट आपका सिस्टम 6 फेरों की। यानी कि नगरों में गश्त 6 फेरे की प्रथा पर चलाई जानी चाहिए। इसका विशेष लक्षण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक 6 में से 2 रात का विश्राम मिलना चाहिए। यानी कि 6 में से कितने रात का विश्राम मिलना चाहिए? 2 रात का, यानी कि 4 रात ड्यूटी करें। जहां दिन में फेरे में ड्यूटी पर सदैव एक व्यक्ति होना चाहिए और रात्रि में कितना व्यक्ति? 2 व्यक्ति। यानी कि अगर गश्त लगाना है, देखिए आपका 6 बीट सिस्टम 6 फेरी की प्रथा के अनुसार 6 रात में से आप यानी कि आपका प्रत्येक 6 में से कितना रात में विश्राम मिलना चाहिए? 2 रात। यानी कि 4 रात ड्यूटी लगा सकते हैं, 2 रात हर हाल में क्या होना चाहिए? विश्राम। इसके बाद दूसरा नियम है कि अगर दिन में गश्त लगानी है, फेरे लगाने हैं, तो कम से कम कितना पुलिस वाले लगा सकते हैं? 1। लेकिन रास्ते में खतरा ज़्यादा रहता है तो कम से कम कितने? 2। रात्रि में जो गश्त लगाया जाएगा आपका कितने बजे से कितने बजे तक?
10 बजे से लेकर कितने बजे तक प्रातःकाल? 6 बजे तक। और यह कि एक व्यक्ति को एक रात में कितना काम कितने घंटे सामान्यतः गश्त पर भेजना चाहिए? 10 घंटा की 4 घंटा की 5 घंटा? 4 घंटा। लेकिन पुलिस वाले हैं, ओवर टाइम ड्यूटी कराई ही जाती हैं। कभी काल तो 24 घंटे ये क्या रहते हैं, क्योंकि कानून भी कहता है कि पुलिस 24 घंटा सदैव कर्तव्यारूढ़ रहेगी, यानी कि सदैव अपने कर्तव्य पर क्या रहेगी। ये भले लिखा गया हो, लेकिन रोज इसका क्या किया जाता है? उल्लंघन। इतना कम ड्यूटी में कहाँ उतना पुलिस है कि काम चल सके। तो 4 घंटा लिखा है और ड्यूटी लगा दी जाती है रात भर, जाओ। लिख दिया जाता है विशेष कारण, दिखा दीजिए। लेकिन लिखा कितना है? एक रात में कितने समय तक? 4 घंटे। अब सारणी एक बनी है, वो नहीं देखना है। अब आइए इसके बाद से आपका नाकाबंदी के समय की जाने वाली कार्यवाही, यानी कि 195 पैरा। रात्रिग्रस्त दल के पूरक रूप में या वैकल्पिक रूप में नाकाबंदी करने वालों की नियुक्ति नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में की जानी चाहिए। रजिस्टर्ड बुरे चरित्र वालों के घरों पर निगाह रखना या उनके घरों की ओर कौन आ जा रहा है ये भी देखना चाहिए। और अपराध के घटनास्थल की ओर जाने वाले या वहां आने वाले अपराधियों को रोकना। कैसे रोका जाए? आपका कह सकते हैं तो घेराबंदी कम से कम कितने लोग करेंगे? एक पुलिस वाला की दो? और आवश्यकता हो तो पुलिस की संख्या क्या की जा सकती है? भाई याद रखिएगा, 3 आपका नियम। दिन में गश्त करना है तो कम से कम कितना पुलिस? 1। रात में गश्त करना है तो 2। और आपका नाकाबंदी या घेराबंदी करना है तो कम से कम कितने पुलिस वाले? 2, अधिकतम जो भी हो। यहाँ एक केस भी आता है, उसको लिख लीजिए पैरा 195 पर भाई। एक केस आता है महत्वपूर्ण। वह केस है खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। खड़क सिंह, इसी बैरक पर लिख लेना चाहिए। खड़क सिंह वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य। ये जो केस हैं ये एकांतता पर ही हैं, प्राइवेसी या निजता पर ही हैं। याद रखिए। इसमें हुआ क्या कि खड़क सिंह डकैत था, पहले डकैती छोड़ दिया था, लेकिन बुरे चरित्र का था, यानी कि बैड करेक्टर का था, हिस्ट्री सीटर था। तो ऐसी दशा में आपका पुलिस क्या करती थी कि भाई जब आपको गश्त लगानी है, घेराबंदी करनी है, तो ऐसी दशा में आप उसके घर के बाहर रह कर देखिए कि कहाँ ये जा रहा है, कहाँ आ रहा है, रात में कौन मिलने इससे आ रहा है। तो पुलिस क्या करती थी कि कभी 2 बजे रात में, कभी 3 बजे रात में उसका दरवाज़ा खटखटाती थी और ये देखती थी कि ये खड़क सिंह अंदर हैं कि कहीं इलाके में जाकर डकैती तो नहीं कर रहा है। खड़क सिंह चला गया सुप्रीम कोर्ट। ये राइट टू जो स्लिप है, स्लीपिंग है, सोने का अधिकार है, ये तो हमारी एकांतता में क्या है? हनन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको निगरानी ही करनी है तो बाहर से करिए, रोज रोज दरवाज़ा न खटखटाइए। आप बाहर पुलिस बैठा दीजिए, घर को घेरवा लीजिए, आपके पास पावर हैं, लेकिन रोज रोज इनकी एकांतता में हनन न डालिए। रोका गया कि भले डकैत हो लेकिन उसे भी एकांतता का क्या है, अब रह चुका है। तो आपका भाई नेचर बदलता रहता है। आपका कोई बुरा इंसान है तो अच्छे में भी कन्वर्ट हो सकता है, अच्छा इंसान है तो परिस्थितियां उसे क्या बना सकती हैं? बुरा। यानी कि ये भी याद रखिए, यानी इससे पानी आपका बर्फ़ बन गया, बर्फ़ फिर पानी बन गया, ये हो सकता है। और तमाम उदाहरण विद्यमान हैं जहाँ के लोग बुरे से क्या बने हैं? अच्छे। इसमें कोई शक नहीं है। और तमाम उदाहरण हैं जहाँ अच्छे से क्या बन गए हैं? तो भाई बुरे से अच्छे बनने में ही समय लगता है। और अच्छे से बुरे तो 2 मिनट में बना जा सकता है।
जाकर 2-4 मोबाइल लूट लिए तो आप क्या हो गए भाई, बुरे वाले हो गए। अब आइए आपका अध्याय 18 चले जाए। विशेष रक्षक तथा अतिरिक्त पुलिस। आपका यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है आपका कम बनता है, मैं फिर बता दूं। ये आप पूरा छोड़ सकते हैं, यानी कि आपका जो ये पैरा है आपका, इसमें आपका अध्याय 18 196 से लेकर 214 तक पूरा छोड़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कभी भी क्वेश्चन बना नहीं है। भाई अनंत संभावनाओं को लेकर हम पैरा में नहीं पढ़ा सकते, पहले ही बताए हैं। एक संभावना केवल असंभाव्य देखा जा सकता, अनंत संभावनाएं संभव नहीं है पढ़ाना। 555। इसके बाद अध्याय 19 से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से जो अध्याय 19 से आपका प्रोकुमलेंड अफेंडर या भगोड़े या फरार या मप मफरूर आपका अपराधी ये पूछा जाता है। फिर एक बार देखिए, भगोड़ा अपराधी, उद्घोषित अपराधी, फरार अपराधी या मफरूर अपराधी ये क्या होता है। देखिए आपका पीछे कैसे क्वेश्चन बने। पहले जो भगोड़ा अपराधी की परिभाषा कहाँ है, पहला क्वेश्चन बनता है। भगोड़े अपराधियों को कितने वर्गों में बांटा जाता है, दूसरा क्वेश्चन। 2 वर्ग, वर्ग ए और वर्ग बी। ये क्वेश्चन आ चुका है, पिछली बार भी कई बार आया है। वर्ग ए में कौन से भगोड़े अपराधी रहेंगे, वर्ग बी में कौन सा रहेगा, आपका ये डिसाइड करना है। और भगोड़े अपराधियों के रजिस्टर में से किसी भगोड़े का नाम कैसे काटा जाता है। नाम काटने का भी पूछा जाता है। अब आप भगोड़े अपराधी जब भी पढ़ना हो तो आपका एक तो सीआरपीसी, अभी हम भूमिका बांधेंगे, आपका तमाम चीज़ें अभी हम पढ़ाएंगे, लेकिन अध्याय 19 पढ़ना है आपका। पहले बता दिया जाए, पैरा 215 से लेकर 222, और इधर आपका पूरा पैरा तैयार करना है, इसमें एक भी पैरा छोड़िएगा ना। इसमें आपका पूरा पैरा पढ़ना है 215 से लेकर 222 तक में, और यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। जब भी आप उद्घोषित अपराधी, फरार अपराधी, भगोड़ा अपराधी पढ़िए तो उसकी भूमिका देखी जाए, और तब आपका पैरा लास्ट में हम शुरू करेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में याद रखिए, आपका भगोड़े अपराधियों का कितना वर्ग होता है, 2। एक वर्ग ए, तो ए में कौन भगोड़े रहेंगे, और एक वर्ग बी, उसमें किन भगोड़ों का नाम रहेगा, कितने साल तक नाम रहेगा, यही सब जानना है। तो आइए भगोड़ा अपराधी देखा जाए। भगोड़े अपराधी के लिए, उद्घोषित अपराधी के लिए, प्रोकुमुलेंट अफेंडर के लिए आपका पहले नियम जानिए, और तब आपका भाई पैरा अभी 8-10 मिनट दूसरी धाराएं देखिए, तब हम पैरा शुरू करेंगे। एकदम शुरुआती दौर से हम बताते हैं। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और ये न्यायालय कोई अपराध किया है, एक उदाहरण लेकर चला जाए। न्यायालय इसे बुलाना चाहता है, तो ऐसी दशा में भाई समन मामला है तो समन या कॉल लेटर जारी करेगा। वारंट मामला है तो क्या जारी कर सकता है, गिरफ्तारी का वारंट। तो ए के विरुद्ध आपका क्या जारी कर दिया गया, गिरफ्तारी का वारंट। गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। अब ए फरार हो गया है, क्या हो गया है, फरार हो गया है, या अपने को छुपा रहा है, यानी कि ए क्या हो गया है,
फरार भाग गया या अपने को छुपा रहा है, जिससे वारंट का निष्पादन नहीं हो पा रहा है, यानी कि ए पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। वारंट का निष्पादन नहीं हो पा रहा है, यानी कि ए पुलिस के हत्थे चढ़ गया है कि नहीं चढ़ा है, नहीं चढ़ा है, यानी कि गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो अब ए को बुलाने के लिए ए पर प्रेशर बने कि वह कोर्ट में हाजिर हो जाए, इसके लिए कोर्ट के पास अभी हथियार उपलब्ध है, अभी विकल्प उपलब्ध है। तब न्यायालय, जिस न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, वह न्यायालय आपका सीआरपीसी की धारा 82 के क्लास 1 के तहत क्या जारी करेगा? उद्घोषणा। उद्घोषणा में एक समय दिया जाएगा जो 30 दिन के बाद ही होगा, और ए को उद्घोषित किया जाएगा ए के खिलाफ कि तुम जहां कहीं भी हो, इस समय के अंदर कोर्ट में क्या हो जाओ? हाजिर। कोर्ट में हाजिर हो जाओ। इसी को कहा जाता है उद्घोषणा। और जैसे ही 82 की उद्घोषणा हुई, तो इसी को हम बेयरेक माने पैरा में क्या कहेंगे? फरार अपराधी, आपका मफरूर अपराधी, भगोड़ा अपराधी। तो भगोड़ा अपराधी का मतलब क्या हुआ? तो जिसके खिलाफ सीआरपीसी की किस धारा के तहत उद्घोषणा या प्रोक्लेमेशन हुआ है? 82(1). 82(1) के तहत आपका अभियुक्त के खिलाफ भी उद्घोषणा, गवाह के भी खिलाफ उद्घोषणा, आपका जमानतदार के भी खिलाफ उद्घोषणा। ये एजेस में पूछा गया था कि किसके खिलाफ उद्घोषणा 82(1) के तहत की जाती है? तो आपका एक्यूज्ड के भी खिलाफ, विटनेस के और श्योरिटी यानी कि जो प्रतिभू है, ये कब? जब ना आए और इनके खिलाफ पहले क्या जारी हुआ हो। बताइए, उद्घोषणा किस पर निर्भर करती हैं? गिरफ्तारी के वारंट। ये बिहार में भी क्वेश्चन बना था। अब जब उद्घोषणा हो गई, तो उद्घोषणा के बाद आपका सेक्शन 83 पढ़ लेंगे, इस हफ्ते ही हो सकता आ जाए सीआरपीसी में। आपका ऐसे उद्घोषित व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति की जब्ती का आदेश दिया जाएगा। तो जब्ती का आदेश किस पर निर्भर करता है? उद्घोषणा पर। और उद्घोषणा किस पर निर्भर करती है? गिरफ्तारी के वारंट पर। तो क्या बिना गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हुए उद्घोषणा की जा सकती है कि नहीं? नहीं। पहले क्या होगा? वारंट, उसके बाद उद्घोषणा, उसके बाद कुर्क। ये सामान्य नियम है। वो अपवादिक दशा में उद्घोषणा और कुर्की साथ साथ आदेश दिया जाता है, वो अभी न समझिए। आगे बढ़िए। अब इसमें अभी और आपको थोड़ा बताना है भाई। तो उद्घोषणा की धारा में की जाती है फरारी की, सीआरपीसी की धारा, और इसी को पुलिस रेगुलेशन में हम क्या कहेंगे? मफरूर अपराध। ये याद रखिएगा, अभी हम पैरा बताएंगे। एक और अब उद्घोषणा आ गई है 2005 में, 82 का खंड 4। इसमें 19 आपका गंभीर अपराध है। अगर कोई व्यक्ति किया है, पहली बार उद्घोषणा में नहीं आया, तो दूसरी उद्घोषणा भी हो सकती है। चौथी बार, दूसरी बार। लेकिन सबके लिए नहीं, केवल किसके लिए? अभियुक्त के लिए। सभी अपराधों में नहीं, 19 गंभीर अपराधों। अब बहुत शॉर्टकट में भाई चल रहा है, क्योंकि पूरी सीआरपीसी में आधा घंटा लग जाएगा। तो शॉर्टकट में हम बता रहे हैं जितना काम लायक हो। अगर 82(1) के तहत उद्घोषणा जारी की गई और समय के अंदर, जो समय दिया है उस अंदर उद्घोषित व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ, तो वह सजा का हकदार होगा। और 174(a) यानी कि आईपीसी की किस सेक्शन के तहत? तो 174(a) के तहत वह दंडित तब होगा, एक नया अपराध कर बैठेगा, और 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों का दंड है। कितना?
3 साल या जुर्माना या और 82(4) के तहत उद्घोषणा हुई। 30 दिन के बाद का समय दिया गया कि हाजिर हो जाओ और उस समय तक अपराधी हाजिर कोर्ट में नहीं हुआ तो एक नया अपराध कर बैठा, वो भी 174 ए में ही आईपीसी में है, लेकिन दंड की मात्रा बढ़ जाएगी। अब एक और अपराध किया जिसमें सजा कितनी हो सकती है, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। तो 82(1) का उल्लंघन करना कितना दंड है, 3 साल या जुर्माना, और 82(4) के में दिए गए समय के अंतर्गत नहीं आते तो दंड की मात्रा बढ़ेगी। कितनी सजा आपका, 7 वर्ष का कारावास और ये 2005 में संशोधन करके आपका 174 AIPC और CRPC 82(4) और 82(5) जोड़ी गई। ये 2005 में जोड़ी गई भाई, पहले नहीं थी। फिर आप देखिए बैक को, ये अगर न्यायालय ने किसी व्यक्ति को फरार अपराधी घोषित कर दिया तो तमाम धाराएं CRPC की पढ़नी है, लेकिन 2-3 धाराएं केवल हम को रिलेट करते हैं। तो आपका 3 धाराएं तो को ही रिलेट करना पड़ेगा या 4 मुख्य रूप से। एक धारा 40 मैं बताया था, 40 आपका पिछले लेक्चर में बताया गया था। सेक्शन 42 का खंड 2 का सेकंड क्लास, थोड़ा रटिए इंटरव्यू में, उद्घोषित अपराधी को क्या किया गया है परिभाषित। अगर फरारी की घोषणा किसी व्यक्ति के खिलाफ हो गई है तो पहला नियम आपका CRPC की धारा 41 से निकालना है कि ऐसी दशा में पुलिस ऐसे व्यक्ति को विदाउट वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकती है कि धारा के तहत 41। दूसरा नियम 43 से देखना है, कोई प्राइवेट व्यक्ति भी ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना क्या कर सकता है, गिरफ्तार। कौन सी धारा, CRPC 43, कल बताया गया था भाई पिछले लेक्चर में। अगला देखिए, अगर कोई फरार अपराधी है तो किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम भी गिरफ्तारी का वारंट जारी करके प्राइवेट व्यक्ति को आदेशित किया जा सकता है। इस फरार व्यक्ति को क्या करो, फरार अपराधी को गिरफ्तार करो। तो कौन सी धारा है, 73, CRPC 73। फिर एक बार तीनों धाराओं को कोरिलेट करके कम से कम 3 धाराएं तो पढ़िए फरार के लिए। आपका 41 पढ़ लीजिएगा, फिर आपका 41, फिर 43 और फिर 73। कम से कम भाई 4 धाराएं पढ़िए। आईपीसी की जो धारा पढ़ेंगे वह आप कम से कम एक धारा पढ़िएगा, 174A तमाम जगहों से आपका, लेकिन इतना अगर कोरिलेट किए रहें। अब आपका थोड़ा बहुत तो भाई दिमाग में ये बैठ ही गया होगा कि कोई किसी उद्घोषित व्यक्ति, फरार या भगोड़ा या मफरूर किसे कहा जाता है। तो अब एकदम पैरावाइज चलिए और वर्ग भी याद रखिएगा, अब सही रहेगा। अब पैरावाइज चलेगा, आपसे पूछा जाएगा तो भाई आप कुछ बता सकते हैं। देखिए भाई आपका जो पूछा जाता है, देखिए 215 पैरा, अपराध करके भागे हुए व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा एवं कुर्की की धारा में CRPC की होती है 82 में, लेकिन किस पैरा में भी प्रावधान है, 215। अब भगोड़ा अपराधी, ये पूछा जा चुका है कि फरार अपराधी या मफरूर अपराधी, उद्घोषित अपराधी, भगोड़ा अपराधी किस पैरा में परिभाषित किया गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो पैरा नंबर 216 अंडरलाइन कर लीजिएगा।
और वर्गीकरण पूछ ले कितने भागों में बांटा गया था, तो वर्गीकरण का किस पैरा में दिया है, एक लाइन और बढ़िए। फिर एक बार देखिए भाई, क्रम से याद करना है, यही गलती होती है आपका 216 में। फिर हम बता रहे हैं, उद्घोषणा की जाती है तो भाई 82 में सीआरपीसी, लेकिन प्रावधान पैरा में भी है आपका 215 में, अभी बताएंगे। उद्घोषित अपराधी फरार अपराधी की परिभाषा की धारा किस पैरा में है, 216, और उनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किस पैरा में है, गलत ना हो तो 217। ये तीन तो लाइन सब याद करना है, लेकिन भाई तीन पहले देखिए। अब सीआरपीसी आपको बता दी गई है, अब सीआरपीसी से कोरिलेट करिएगा। तो फिर एक बार बता दिया जाए भाई, बताइए भगोड़ा के लिए आपका घोषित करने के लिए क्या आवश्यक है, कि पहले क्या किया जाए, वारंट गिरफ्तारी का, और अगर फरार हो गया, छुप रहा हो, अब गिरफ्तार नहीं हो रहा हो, तब क्या जारी कराया जाए, उद्घोषणा। उद्घोषणा के बाद क्या होगी, कुर्की। भाई यही तो उपाय हैं। इसी को अब डिटेल में थोड़ा देखा जाए। देखिए पैरा भाई, ये पूरा एक एक शब्द इसमें समझाना है। जब कभी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी या सीआरपीसी के अध्याय 12 के अधीन विवेचना या अन्वेषण करने वाला अधिकारी संतुष्ट है कि एक व्यक्ति जिसे वह उक्त संहिता की धारा, उक्त संहिता मतलब सीआरपीसी की धारा 41 के तहत गिरफ्तार करने के लिए सशक्त हैं, तो वहीं तो धाराएं चलेंगी अब सीआरपीसी में। यानी कि 41 बताती हैं कि कब पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना क्या कर सकती है, गिरफ्तार। सशक्त हैं, फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है। अभी तो हमने सीआरपीसी में बताया कि उद्घोषणा कब कराई जाएगी, जब ऐसा व्यक्ति क्या किया हो, अपराध किया हो, अपराध करने के बाद क्या हो गया हो, फरार हो गया हो, या अपने को क्या हो रहा हो। भाई केवल इतना से नहीं, देखिए जेस में कितना टेक्निकल बना है। आपका केवल इतना भर से नहीं हो जाएगा कि फरार हो गया, छुपा रहा हो, ये दिखाना पड़ेगा कि इसके कारण, यानी कि उसके फरार होने या उसको अपने को छुपाने के कारण वारंट का निष्पादन नहीं हो पा रहा है। ये नहीं कि पुलिस शांति से बैठ जाए कुंडली मारकर और कहे कि पकड़ में ही नहीं रहा, जबकि समाज में घूम रहा है, और पुलिस कोर्ट में कह रही है ये तो दिख ही नहीं रहा है, और जबकि पूरा मोहल्ला और क्या हो रहा है चुनाव में घूम रहा है, तो ये कोई थोड़ा तर्क स्वीकार होगा। भाई आप पहले दिखाइए कि वारंट का निष्पादन इस कारण नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि या तो फरार हो गया या अपने को क्या किया है और घूम रहा है, कहेंगे छुपा लिया। आगे देखिए, टेक्निकल क्वेश्चन आया था, अगला शब्द देखिए भाई। फिर एक बार देखिए, जब कभी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी अथवा सीआरपीसी के अध्याय 12 के तहत अन्वेषण करने वाला अधिकारी संतुष्ट हैं कि एक व्यक्ति जिसे वह उक्त संहिता की धारा, उक्त संहिता माने सीआरपीसी की धारा 41 के अधीन गिरफ्तार करने के लिए सशक्त है, अधिकार रखता है, फरार हो गया है अथवा अपने को छुपा रहा है जिससे कि वह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो वह अधिकारता रखने वाले न्यायालय से बार बार गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी न कराए, बल्कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत क्या कराए, एक घोषणा, और 83 के तहत घोषणा के बाद क्या कराए, कुर्की का निवेदन करे। आपका ये सब जल्दी से जल्दी होना चाहिए, विलंब नहीं होना चाहिए। अगर संभव हो तो एक ही दिन में तीनों आदेश निकलवा लेना चाहिए। तो बताइए एक साथ तीनों आदेश निकल सकता है कि नहीं? नहीं। फिर एक बार, एक ही दिन में तीनों आदेश निकल सकता है, लेकिन एक साथ तीनों आदेश नहीं निकल सकता। तो पहले क्या, कौन, मान लीजिए सुबह 10 बजे कोर्ट खुले, तो 10:30 बजे तक पुलिस गई कि हजूर गिरफ्तारी का वारंट जारी करिए। फिर आपका पुलिस 12-1 बजे गई कि हजूर 82 के तहत क्या करिए, उद्घोषणा, मिल नहीं रहा है। फिर शाम तक आते आते कुर्की का क्या ले ली, आदेश।
ये निर्देश है आपका 215 में, ये तीनों आदेश जल्दी से जल्दी ले, और संभव हो तो एक ही दिन में क्या करें तीनों आदेश, लेकिन एक साथ नहीं। ये जैस में पूछा है, क्या गिरफ्तारी का वारंट और उद्घोषणा एक साथ हो सकती है? आदेश दोनों नहीं। भले 1 मिनट का ही अंतर हो, 2 मिनट का अंतर हो, लेकिन पहले कौन जारी होगा? गिरफ्तारी का वारंट, फिर कौन? उद्घोषणा, फिर कौन? कुर्की। भाई देखिए, आपका सामान्य नियम यह है कि उद्घोषणा और कुर्की का अटैचमेंट का आदेश भी एक साथ नहीं दिया, एमपी ने बनाया, एक साथ नहीं। वो अपवाद है दो कि साथ साथ दोनों दिया जाए, लेकिन जनरल रूल ये है कि एक साथ ये दोनों आदेश या तीनों नहीं दिए जा सकते, अलग अलग ही दें। आपका कह सकते हैं कि आपका और आदेश को तत्काल क्या कराए? पुलिस लागू। भाई जब देखिए आपका बता दें, पुलिस भी सुस्त पड़ी रहती है, एपीओ साहब का काम है। पुलिस डायरेक्ट भाई, पुलिस वाले गए एपीओ साहब के पास, एपीओ साहब से कहे कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय से आप गिरफ्तारी का वारंट निकालिए, सरकार का ज़्यादा दबाव है। तो वहीं बैठे रहेंगे 12 बजे तक, 1 बजे तक, कहेंगे कि फिर एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के यहाँ मूव करिए और आप क्या निकालिए, उद्घोषणा निकलवाइए। फिर बैठे रहेंगे अगर दबाव ज़्यादा हो प्रेशर अधिकारियों का, और शाम तक क्या निकलवा लेंगे? आपका कुर्की का आदेश। और जाकर दूसरे दिन ही या रातों रात भी जाकर आपका कुर्की कर लेंगे। लेकिन ये कब? जब सरकार या अधिकारियों का क्या रहता है? प्रेशर। और नहीं रहता है तो 6 माह, साल भर, कई साल लग जाते हैं। शांति से सरकार के अधिकारी क्या है, एपीओ साहब रहेंगे, पुलिस वाले बैठे रहेंगे। यही आपका कानून है। बड़े लोगों के मामले में बहुत तेजी से काम करेगा। आप हाई कोर्ट में अपील कर दीजिए तो डेट पर क्या मिलेगी? डेट। सलमान खान का मामला है, एक ही दिन में सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया, उसी दिन अपील हाई कोर्ट में हो गई, उसी दिन सुनवाई भी हो गई, उसी दिन बेल भी हो गई। तो कई लोग आपत्ति किए कि भाई बड़े लोग तो पैसे के बल पर तुरंत न्याय पा रहे हैं, आम आदमी का क्या होगा? हजूर थोड़ा इधर भी झांकिए, यानी कि इधर भी देखिए, आम आदमी चक्की में क्या हो रहा है। आज भी गरीब गरीब ही है। वो लाली पाप भले दिया जाए, घर दे देने और 2 किलो अनाज दे देने से वो धनी नहीं हो जाएगा। मैं फिर बता दूं, ये सब लाली पाप हैं। अगर भाई आपको देना है तो शिक्षा में बढ़ाइए, नौकरी में बढ़ाइए, उद्योग धंधा में उसको काम दीजिए, और भी काम है आपका। लेकिन अब 2 किलो अनाज चावल से आपका पेट ही तो भर सकता है, और क्या धनी हो जाएगा? आप ही लोग बताइए। धनी तो होगा नहीं। वैसे भी आपका गरीबी से जो गरीब है लोग हैं, तो 50% गरीब लोग 2 बूंद के आदी हैं, और जो दिन भर कमाते हैं आधा पैसा तो वो पीने में लगा देते हैं। तो ऐसी भी सामाजिक संस्थाएं होनी चाहिए, जो सरकार तो पहल कर ही रही हैं। तमाम हमारे भी स्टूडेंट भाई इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। मैं बता दूं, आपका कई लोग सेलेक्ट हुए कहीं ना कहीं, और तमाम संस्थाएं चला रहे हैं, जो आपका जो वास्तव में गरीब दुखी दरिद्र हैं या शोषित हैं, उनकी सहायता की जाती है, पैसा भी लगाते हैं लोग आपका। लेकिन ये कार्य इतना सुस्त है कि आपका माने समाज बहुत तेजी से प्रगति नहीं कर पा रहा है। तो अलग बात है। यानी कि अब ये बताया गया कि फरार कर अपराध करके भागे हुए व्यक्ति के लिए उद्घोषणा और कुर्की, तो पहले तीनों स्टेप याद रखिए। पहले एक ही दिन में तीनों जारी करा दीजिए, एक साथ नहीं, सुबह दोपहर शाम, या 2-2 घंटा की देरी पर, लेकिन एक साथ नहीं। अब आइए पारा 216 देखा जाए। मफरूर या भगोड़ा या उद्घोषित या फरार अपराधी, तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा है। फरार अपराधी की परिभाषा किस धारा मैंने पैरा में? तो आपका क्या जवाब? अंडरलाइन करिए, कई जगह पूछा है। पैरा 216, तो फरार अपराधी कौन कहलाएगा? भगोड़ा कौन कहलाएगा? तभी तो सीआरपीसी में बताया गया। बताइए सीआरपीसी की किस धारा के तहत जिसके खिलाफ उद्घोषणा हुई हो? बस। तो फरार अपराधी कौन है?
जिसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा के तहत घोषणा हुई हो। तो हम अपने मन से नहीं बता रहे, यही तो लिखा है, देखिए एक लाइन। कोई व्यक्ति जिसकी हाजिरी के लिए उद्घोषणा सीआरपीसी की धारा 82 के तहत की गई है, वही व्यक्ति क्या कहलाएगा इस अध्याय के तहत? मफरूर अपराधी। यानी क्या कहलाएगा? अब तो आ गया कि मफरूर अपराधी कौन होता है, जिसके खिलाफ किसके कौन सी धारा कहाँ परिभाषित है मफरूर अपराधी? 216 आपका सीआरपीसी में कहाँ परिभाषित है? धारा 40 का 2 का कौन सा उपखंड बताया गया? सेकंड। बी नहीं भाई, सेकंड बी नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है, तो जो लिखा वही मारिए, नहीं तो फिर बी ए ना करिएगा। तो आपका क्योंकि समय भी हो गया भाई, आपका 6 बज गया, सीआरपीसी भी हमें चलानी है, नहीं तो आपका ये अब थोड़ा रोचक आएंगे, माने ये भागा वो भागा, ये हिस्ट्री सीटर आया, तो इनकी लिस्ट बनाई जाए। अब यानी कि अब जो आपका कुछ पैरा आएंगे 50-60, वो थोड़ा कुबन वाले नहीं रहेंगे, इसीलिए चला भी ज़्यादा। तो इसको कल फिर हम शुरू करेंगे, आपका अध्याय 19 को हल्का सा रिवीजन करा के आगे बढ़ा जाएगा। तो रेस्ट रहिए। तो सीआर